सीधे बड़ी खबर का रुख करते हैं। शेख हसीना ने यूनुस को चेतावनी दी है, आग से खेलोगे तो तुम्हें भी जला देगी। शेख हसीना का बड़ा बयान सामने आया और एक बड़ी चेतावनी भी इसे माना जा रहा है। बांग्लादेश के इतिहास को मिटाओ मत, शेख हसीना ने कहा है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। और मोहम्मद यूनुस ने देश के पतन की साजिश रची है शेख हसीना के द्वारा, ये बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मोहम्मद यूनुस को हसीना ने लोन शार्क कहा है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। शेख हसीना का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। मोहम्मद यूनुस को लेकर शेख हसीना ने बयान ये दिया और उन्होंने कहा कि आग से खेलोगे तो तुम्हें भी जलाएगी। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। शेख हसीना का ये बड़ा बयान सामने आया है, आग से खेलोगे तो तुम्हें भी जलाएगी वो। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। और मोहम्मद यूनुस ने देश के पतन की साजिश रची है। मोहम्मद यूनुस को हसीना ने कहा कि आग से खेलोगे तो तुम भी जलोगे। वहीं मोहम्मद यूनुस पर हसीना का प्रचंड प्रहार देखने को मिला है। ये यूनुस पर शेख हसीना ने निशाना साधा। मोहम्मद यूनुस पर शेख हसीना गर्जी है, कहा आग से खेलोगे तो तुम्हें भी जला देगी। बांग्लादेश का इतिहास मिटाने का आरोप मोहम्मद यूनुस पर लगाया है। और मोहम्मद यूनुस आवामी लीग के योगदान से जुड़े इतिहास को मिटा रहे हैं। बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन के सभी निशान मिटाए जा रहे हैं और बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस को हसीना ने लोन शार्क कहा है और यूनुस ने देश के पतन की साजिश रची है। हसीना ने अबू सईद की हत्या पर भी शक जताया है। तो ये बड़ी खबर जो इस तरीके से निकलकर सामने आ रही है। इस बीच हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट यूके देवनाथ जी जुड़ गए हैं और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शोएब चौधरी जी जुड़े हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं बांग्लादेश के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और इस चर्चा की शुरुआत शोएब जी मैं आपसे करना चाहूँगा। जिस तरीके से बांग्लादेश में जो स्थितियां बनी हुई हैं शोएब जी, जाहिर तौर पर आप हमसे बेहतर तरीके से उन्हें देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पर शेख हसीना एक्टिव नजर आ रही हैं, इस एक्टिवनेस को किस तरीके से देख रहे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। देखिए, अवामी लीग बांग्लादेश की सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है जी। और अभी 8 महीना हो गया ये बांग्लादेश में जो जिहादी तख्ता पलट की, जब से यूनुस की ये जो जंगी शाही पावर में है। जी। सो शेख हसीना के पार्टी की जो कोई एक्टिविटीज बांग्लादेश में है नहीं, ये अंडरग्राउंड है। जी। इनके कोई स्पोक्स पर्सन है नहीं। सो हसीना जी जो कह रहे हैं कि आग में से खेलोगे आग को में जलाएगा, ये तो सही है, मगर शेख हसीना जी ने खुद ही आग से खेला कि वो जो पावर में थे वो गाजा गाजा करते रहे, वो इजराइल को गाली देते रहे, यहूदियों को गाली देते रहे और ये हिफाजत इस्लाम को गोद में बैठाए। उन्होंने ही तो कौमी जननी बन गए थे और मदरसा में पढ़ा हुआ ये सबको सरकारी नौकरी की दरवाजा खोल दी। सो आप जब ये जिहादियों को लेके गोद में बैठाओगे तो इसके नतीजा ऐसा ही होगा जो हुआ पिछले साल शेख हसीना जी के खिलाफ ये तख्ता पलट। दूसरी बात देखिए कि शेख हसीना जी की पार्टी कहाँ है? अवामी लीग अंडरग्राउंड है। सिर्फ एक सिवाय शेख हसीना, वो भी वो ऑडियो वार्ता दे रहे, कोई वीडियो है नहीं। और शेख हसीना कहाँ है हम लोग जानते भारत में है, मगर कोई वीडियो वार्ता है नहीं जी। उनके पार्टी के। और सारे जितने एक्टिविस्ट थे, लीडर्स थे, किसी का भी कोई खबर नहीं है। और बांग्लादेश में उनकी पार्टी की जो ग्रासरूट वर्कर थी, इसके ऊपर अत्याचार चल रहा है, ये इसको बर्बाद कर रहे, इसको घर में अटैक्स हो रहा है, औरतों को पकड़ के ले जा रहा है। इस हालत में अभी अवामी लीग को इससे, जब मैंने जहाँ कहा बांग्लादेश से सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी, सो वो पार्टी का ही नाम निशाना नहीं है। क्यों नहीं है कि शेख हसीना जी अभी तक क्यों एक स्पोक्स पर्सन नहीं दे सके एग्जाइल में, कि जो आके पार्टी के जो जितने, मैंने आपको कह रहा हूँ बांग्लादेश में बैठ के, कि बांग्लादेश में जो अवामी लीग के सपोर्टर्स थे, वर्कर्स थे, सब इतने परेशानी में है जी। और वो अनसर्टेनिटी में है। उसके कोई ऐसा पता भी नहीं कि शेख हसीना जी। वापस आएंगे क्या नहीं आएंगे। जी। इस हालत में शेख हसीना के ये वार्निंग की हमारे हिसाब से इट कैरीज नो वैल्यू। जी। ठीक है।
आप यूके देवनाथ जी, मैं आपका रुख करूंगा। और अगर बात बांग्लादेश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर की जाए, जो स्थितियां बांग्लादेश में बनी हुई हैं, इन स्थितियों को देखते हुए आप किस तरीके से बांग्लादेश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा मानते हैं, क्योंकि लगातार बांग्लादेश के इतिहास को भी मिटाने का प्रयास जारी है। जी हाँ, बांग्लादेश की हालत तो बहुत ही नाजुक है इस दौर में। जी। और सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश में जो केयर टेकर सरकार है, वो शायद थोड़ा लड़खड़ा रही है, डगमगा रही है। केयर टेकर सरकार को लगता है कि अगर उसे पावर में रहना है तो तीन चीजें करनी पड़ेंगी। जी। एक तो इलेक्शन जितना देर से देर तक कर सकें या ना ही करना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि उन्हें अभी तक भय है कि अगर उन्होंने इलेक्शन करा दिए तो फिर शायद इलेक्शन के बाद वह पावर में नहीं आएंगे। दूसरी बात है कि केयर टेकर जो सरकार है उसको लग रहा है कि भारत को काउंटर करने के लिए बांग्लादेश को पाकिस्तान और चीन के साथ बहुत ज्यादा नजदीकियां और बढ़ानी पड़ेगी। और तीसरी बात यह है कि बांग्लादेश में जो केयर टेकर सरकार है, ये जो सोशल एलिमेंट्स है, सोशल मीडिया है, उसको बढ़ावा दे रही है कि लगातार भारत विरोधी प्रचार करें, भारत विरोधी पोस्ट और यूट्यूब बनाएं, ताकि बांग्लादेश में भारत के खिलाफ एक संवेदनशील भावनाओं को भड़काया जा सके। ये गौरतलब बात है कि जब जब बांग्लादेश में एक सेंट्रल पावर कमजोर होती है तो वो भारत के खिलाफ भावनाओं को भड़काते हैं, क्योंकि एक वहां की आवाम में एक छोटा सा धड़ा जिसमें कि बिहारी मुस्लिम्स ज्यादा हैं। हमें याद रखना पड़ेगा कि बिहारी मुस्लिम्स जब बांग्लादेश में गए थे, उनके दादा परदादा नाना नानी बंगाली नहीं थे। जी। वो लोग 1947 में पार्टीशन के बाद माइग्रेट करके गए, फिर जाके वहां बांग्ला सीखे। तो एक जो इस तरह के तत्व हैं, उनमें एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स फैलाने पर वोट बहुत ज्यादा मिलता है। और जाहिर बात है, जैसा कि कई मुस्लिम देशों में होता है कि कुछ कट्टरवादी धार्मिक पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वो भी सेक्युलर शब्द नहीं सुनना चाहते। यानी भारत विरोधी बात करने पर उनको भी आशा है कि अगले इलेक्शन में इन धार्मिक पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव में एक बढ़त मिलेगी। तो जी। बहुत बड़ा बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा भारत को। हमें कोशिश करके ये दिखाना पड़ेगा, और शायद दिल से भी ऐसे करना पड़ेगा कि किसी भी तरह से बांग्लादेश के लोगों को ऐसा ना लगे कि भारत बांग्लादेश की अंदरूनी हालात पर फायदा उठाना चाहता है, या भारत बांग्लादेश की अंदरूनी हालात को एक दिशा देने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इससे वहां जो भारत एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं, उनको और ज्यादा बल मिलेगा और ज्यादा हवा मिलेगी। जी। जी। ठीक है। शोएब जी, जिस तरीके से यहाँ पर देवनाथ जी ने भी जिक्र किया, लेकिन दूसरी ओर एक बड़ा सवाल इस बीच ये भी लगातार बनता नजर आ रहा है शोएब जी, कि जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है और जो बांग्लादेश की स्थितियां हैं, इन स्थितियों के लिए यही अंतरिम सरकार जिम्मेदार है। आप किस तरीके से देख रहे हैं, कि आपको भी लगता है कि जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है वो बांग्लादेश की इन स्थितियों के लिए जिम्मेदार है? देखिए अभिषेक जी, जैसे हमारे देवनाथ जी से बताए जी। कि बांग्लादेश में 8 लाख से ज्यादा स्टैंडर्ड पाकिस्तानी है, बिहारी जिसको कहते हैं। जी। ये बांग्लादेश की स्वाधीनता को भी माना नहीं, और 71 से ये कह रहे ये पाकिस्तानी है। और पाकिस्तानी आईएसआई ने क्या किया, ये 8 लाख या 9 लाख जो बिहारी है, इसको एक्टिवेट करके, इसको टेररिज्म ट्रेनिंग देके, इसके पास हथियार देके, अभी जो चीज आप बांग्लादेश में देख रहे वो हो रहा है। और देवनाथ जी ने और भी सही कहा कि बांग्लादेश में एक एंटी इंडिया नोशन को प्रमोट कर रहा है। कौन कर रहा है? यूनुस कर रहा है। यूनुस सरकारी जो फंड से लाखों करोड़ों टाका खर्च कर रहा है भारत के खिलाफ, जी। क्योंकि पाकिस्तानी आईएसआई चाहते हैं कि बांग्लादेश में एक एंटी इंडिया नैरेटिव तैयार करके आई एम सॉरी, इंडिया जी। को बांग्लादेश की दुश्मन दिखाने के लिए। तो जो कुछ हो रहा है इसके लिए जिम्मेदार यूनुस हैं, क्योंकि यूनुस को बैठा है कि अमेरिकन डिप्टी तो पाकिस्तान आईएसआई ने अभी नई देखने हैं आप, चाइना भी आ गई सीन पे। सो बांग्लादेश को एक पूरी के पूरे एंटी इंडिया सेंटिमेंट तैयार करके बांग्लादेश को कब्जा करने की पाकिस्तानी आईएसआई डिप्टी चाइना की जो कोशिश है, उसकी काठपुतली है यूनुस।
जी, ठीक है। यूके देवनाथ जी, जिस तरीके से सर लगातार जो स्थितियां हम देख रहे हैं, आपने भी जिक्र किया जिस तरीके से तमाम बातों का, तमाम पॉइंट्स आपने काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे दर्शकों को बताया, लेकिन इस बीच एक बड़ी बात लगातार जो सामने आती रही है, वो आती रही है सेना को लेकर कि सेना वहां पर इतनी कैपेबल है कि अगर वो तमाम चीज़ों को अपने हाथों में ले ले तो स्थितियां नियंत्रण में आ जाएंगी। लेकिन देवनाथ जी, ऐसी क्या स्थिति, ऐसी क्या मजबूरी यहाँ पर सेना की कि सेना जो है वो स्थितियों को नियंत्रित नहीं कर रही है? जी हाँ, अभिषेक, ये समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश में जो सेना है वो ज्यादातर समय ही अपने को पॉलिटिक्स में उलझाती रही है। जी, इससे सीखते सीखते अब जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं जनरल वकरुज्जमान, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश की पॉलिटिक्स से बांग्लादेश की आर्मी को बाहर रखा जाए। जी, लेकिन ये उनके लिए बहुत कठिन काम है, क्योंकि जो केयर टेकर सरकार है, उनके जो सपोर्टर हैं, केयर टेकर सरकार के जो एलिमेंट्स हैं, चाहे जमाते इस्लामी हो या कई सारे जो मुस्लिम सपोर्टेड स्टूडेंट्स परिषद हैं, जिनमें कि कई स्टूडेंट ग्रुप ऐसे हैं जिसमें कि धार्मिक कट्टरपंथी स्टूडेंट्स ने शरण ले ली है। ये सब बांग्लादेश की आर्मी को पसंद नहीं करते हैं। इसका पृष्ठभूमि ये है कि जुलाई और अगस्त में जब बांग्लादेश में शेख हसीना के विरुद्ध एक मूवमेंट हो रही थी, उस वक्त बांग्लादेश पुलिस और बांग्लादेश आर्मी का इस्तेमाल, जाहिर बात है कोई भी सरकार करेगी, शेख हसीना ने भी किया, इन मूवमेंट्स को जुलाई और अगस्त में दबाने के लिए। तो जी, शायद कई जगह पर बांग्लादेश की फौज को, आर्मी को थोड़ा कड़े कदम लेने पड़े। उन पर यह भी इल्जाम लगता है कि उन्होंने स्टूडेंट्स पर फायर खोला। तो इससे बांग्लादेश की आर्मी जो है थोड़ी सी नरम जमीन पर है अभी फिलहाल, क्योंकि बांग्लादेश की आर्मी को मालूम है और आर्मी चीफ जनरल जमान को मालूम है कि अगर वह स्टूडेंट्स परिषद जितने हैं, धार्मिक विचारधारा वाले कट्टरवादी पार्टी हैं, उनके खिलाफ जाएंगे तो ये लोग इनकी हजारों की तादाद में अचानक से कोई भी बांग्लादेश का शहर हो, चाहे चट्टग्राम हो, चाहे ढाका हो, चाहे कोमिला हो, हजारों की तादाद में ये शरारती तत्व, विध्वंसक हथियार लेकर सड़क पे आ जाएंगे और आर्मी को फिर से फायर खोलना पड़ेगा। जी, तो जनरल जमान बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सीधा सीधा आर्मी के बीच में और ये जो धार्मिक कट्टरवादी ताकतें हैं, जमात की अलग अलग शाखाएं हैं या वहां अलग अलग छात्र परिषद हैं जिनमें कि मुस्लिम एलिमेंट्स का बहुत ज्यादा पावरफुल, जनरल जमात इनसे फिलहाल भिड़ना नहीं चाहते हैं। इसमें एक एडिशनल फैक्टर भी आ गया है कि अब वहां पर नए एनएसए को लगा दिया गया है। नए एनएसए जो हैं खलीलुर रहमान, शायद वो आर्मी और आर्मी चीफ के बहुत करीबी नहीं हैं और शायद केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो नए एनएसए खलीलुर रहमान को एज ए काउंटर बैलेंस जी, टू जनरल जमान पोजीशन कर रही है। जी, जी जी। जिस तरीके से लगातार स्थितियां बांग्लादेश में बनी हुई हैं, वो स्थितियां लगातार चिंता का विषय भी लगातार बनती चली जा रही हैं। और दूसरी ओर अगर बात बांग्लादेश को लेकर की जाए तो बांग्लादेश में लगातार जो है मोहम्मद यूनुस पर कई सारे सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, जिस तरीके से जिक्र यहाँ पर देवनाथ साहब ने किया है, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आर्मी को लेकर उन्होंने जिक्र किया, लेकिन दूसरी ओर एक बात लगातार ये भी कही जाती रही है कि जो बांग्लादेश की आर्मी है, जो आर्मी चीफ है, वो जो है पॉलिटिक्स से बड़ा दूर रहते हैं, वो बड़े प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, इस तरीके से वो पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या स्थितियां इसके पीछे, आखिर किस वजह से ऐसी स्थितियां बनती लगातार नजर आ रही हैं? देखिए, ये जो बांग्लादेश की सरकार है अभिषेक जी, जी, ये केयरटेकर गवर्नमेंट नहीं है, ये अंतरिम सरकार है। जी, और देवनाथ जी ने जैसे बताया कि खलीलुर रहमान के नाम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये 31 साल 31 ईयर्स बांग्लादेश में ही नहीं थे। जी, अचानक बांग्लादेश में आए हैं ये बांग्लादेश की ये फॉरेन पासपोर्ट होल्डर भी है जी, और इसके कोई डिफेंस या सिक्योरिटी एक्सपीरियंस बैकग्राउंड है नहीं। तो उसको लाया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दी इसके लिए कि वकरुज्जमान साहब को आर्मी जी, चीफ एंड बांग्लादेश आर्मी को बर्बाद करने के लिए। एक पॉइंट यहाँ नहीं आया जी, कि यूनुस ने
13 आर्मी जनरल्स के खिलाफ वारंट इशू करवा थी, 20 जनरल्स के खिलाफ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, और 5 आर्मी ऑफिसर्स को जिनके रैंकिंग है ब्रिगेडियर जनरल से लेके मेजर तक, इन सबको हाउस अरेस्ट कर दी। अभी यूनुस और पाकिस्तानी आईएसआई इनके जो मंशा है कि बांग्लादेश आर्मी को बर्बाद करके इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी के नाम से एक पैरामिलिटरी फोर्सेस तैयार करने की। और मैंने ये इंडिया न्यूज में कई दफा कहे कहा है पहले कि अभी यूनुस के नेक्स्ट टारगेट है जनरल वक़ारुज़्ज़मान। इसके लिए खलीलुर रहमान को सीन पे लाए, और यूनुस वक़ारुज़्ज़मान साहब अगर अभी एक्ट नहीं करेंगे तो हमारे हिसाब से यूनुस इस महीने में ही, नहीं तो अगले महीने में वक़ारुज़्ज़मान साहब को भी हाउस अरेस्ट कर देगा। उनके खिलाफ भी एक ही इल्जाम लाएगा जो बाकी आर्मी ऑफिसर्स के खिलाफ लाए कि वक़ारुज़्ज़मान साहब इज द कमांडर ऑफ दोज आर्म्ड फोर्सेस जी, एंड उनको भी फांसी पे लटकाएगा। सो अभी एक ऐसा हालत हो गया कि बिल्कुल, मतलब शोएब जी, ये लिए स्थितियां ऐसी की ऐसी रहने वाली हैं जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, जिस तरीके से जो अंतरिम सरकार है बांग्लादेश की, जिस तरीके से जो रिएक्शन उसका निकलकर सामने आ रहा है, बांग्लादेश की स्थितियां सुधरने वाली नहीं है। आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज हमारे साथ बने रहें। इस बीच एक बड़ी खबर बांग्लादेश से जुड़ी सामने आ रही है, वो खबर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें, जहां बांग्लादेश से जुड़ी बड़ी खबर है। बांग्लादेश खिलाफत मजलिस का बड़ा ऐलान सामने आया है और ढाका में भारतीय दूतावास तक मार्च करेंगे। 23 अप्रैल को भारत के खिलाफ मार्च किया जाएगा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, 23 अप्रैल को भारत के खिलाफ ये मार्च किया जाएगा। तो बांग्लादेश खिलाफत मजलिस का बड़ा ऐलान किया गया है। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। शोएब जी, बांग्लादेश खिलाफत मजलिस को लेकर बात की जाए, जिस तरीके से बांग्लादेश खिलाफत मजलिस ने बड़ा ऐलान किया, भारत के खिलाफ विरोध करते नजर आएंगे। 23 अप्रैल को ये विरोध होना है, किस तरीके से ये पूरा विरोध प्रदर्शन होता नजर आएगा। और भारत को लेकर बात की जाए तो भारत को बांग्लादेश ने हमेशा से अपना सबसे अच्छा पड़ोसी माना था और हमेशा से ये कहा कि भारत ने हमारा सहयोग किया, लेकिन अब भारत को लेकर ही विरोध। अभिषेक जी, ये जो बांग्लादेश खिलाफत मजलिस है, इसमें पहले से ही जो अफगानिस्तान में जो जंग लड़े थे तालिबान में, वापस आए बांग्लादेश में। ये लीडर्स वही थे। ओसामा बिन लादेन की भी बहुत एसोसिएट ये खिलाफत मजलिस में है, और यूनुस के अभी जो रिलीजियस अफेयर्स एडवाइजर हैं वो खिलाफत मजलिस के ही लीडर थे जी। और ये खिलाफत मजलिस में ज़्यादा से ज़्यादा मदरसा की स्टूडेंट्स और टीचर्स है। सो इसने जो ये प्रोग्राम की ऐलान की 23 अप्रैल का, ये भारतीय दूतावास के में जो लिखे, ये क्या हो गया, मैंने जो कह रहा था और देवनाथ जी भी कह रहे थे कि बांग्लादेश में जो एंटी इंडिया एक्ट सेंटीमेंट को हवा देने की कोशिश हो रहा है, उसी की पार्ट में पहले देखिए इन्होंने अमेरिकन एम्बेसी को सेम प्रोग्राम दिया था अमेरिकन एम्बेसी में 11 तारीख इस महीने की, और 10 तारीख अभी ये दे दिया भारतीय दूतावास जी। क्योंकि ये भारतीय दूतावास, मैं कह रहा हूँ कि यूनुस इतना ही भारत के खिलाफ है जी। और अभी भारत ने जो ट्रांजिट सस्पेंड कर दी, ट्रांजिट फैसिलिटी, सो यूनुस अभी चाहेगा और इसके जो जंगी साथियों हैं वो चाहेगा कि भारत के साथ और भी ज्यादा पंगा लेने की, एम्बेसी या हाई कमीशन में अटैक करने की या घेराव करने की जो प्रोग्राम दिया गया, ये तो डायरेक्ट एक क्या कहते हैं इसको, इनिशिएटिव है जो बांग्लादेश इंडिया रिलेशंस को बर्बाद करने के लिए। और हमारे को चाहिए, हमारे हिसाब से ये खिलाफत मजलिस इट इज एक ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज मैं तो 30 साल तक ये काउंटर टेररिज्म लेकर काम कर रहा हूँ। ये खिलाफत मजलिस के बहुत सारे लीडर वो हैं जो तालिबान के साथ जंग लड़ा, और वो ओसामा बिन लादेन के दोस्त भी गए इसके ऑर्गेनाइजेशन में। बिल्कुल शोएब जी, मतलब ये जानबूझकर भारत के खिलाफ जो है साजिश रची जा रही है, उसकी खिलाफत जो है की जा रही है। देवनाथ जी, मैं आपका जिक्र करूंगा, दूसरी ओर जहां भारत को लेकर लगातार खिलाफत देखने को मिल रही है और पाकिस्तान और चीन के साथ नजदीकियां भी बढ़ती जा रही हैं, किस तरीके से आप इन नजदीकियों को देखते हैं? अभिषेक जी, देखिए, जहां तक बांग्लादेश की नजदीकियां चीन के साथ है, ये नजदीकियां हमेशा रही हैं। 1971 में जब बांग्लादेश
आजाद हुआ तब से ही बांग्लादेश की सरकार, चाहे वो अवामी लीग की सरकार हो या बीएनपी की सरकार हो, उन्होंने लगातार चीन के साथ बहुत नजदीकी रिश्ता रहा। चीन ने पिछले 30-40 साल में लगातार बांग्लादेश में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। हमें इससे कोई खास परेशानी नहीं है। भारत सरकार को, विदेश मंत्रालय को ये मालूम है कि बांग्लादेश जो है वो चीन के साथ अच्छा दोस्ताना रवैया रखता है। मैं आपको थोड़ा उदाहरण देता हूँ। 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ, लेकिन उनकी आर्मी में आप देख लीजिए जितने टैंक हैं, तोप हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, सब चीन से आती है। उनकी नेवी में जितने नेवी के शिप्स है, सबमरीन है, शुरुआत ये पिछले 10 महीने की बात नहीं है। ये मैं आपको पिछले 50 साल की कहानी बता रहा हूँ। वो चीन जी। से ही नेवी के शिप्स और सबमरीन लेते रहे हैं। जी। उनकी एयरफोर्स में भी चीन के ही निर्मित फाइटर विमान होते हैं, जी। हेलीकॉप्टर होते हैं, ट्रांसपोर्ट विमान होते हैं। तो भारत को बांग्लादेश और चीन की जो बढ़ती नजदीकियां हैं उससे कोई परेशानी नहीं है। जी। हाँ, ठीक एक है। नया डेवलपमेंट है कि बांग्लादेश में अवामी लीग के टाइम में शेख हसीना ने पिछला 15 साल से पाकिस्तान को थोड़ा दूर रखा हुआ था। जी। लेकिन वो नजदीकियां बढ़ बिल्कुल रही हैं। बिल्कुल देवनाथ जी, जहां एक नजदीकियां बढ़ती जा रही है, एक राहत की बात आपने कही कि चीन और बांग्लादेश की नजदीकियों से भारत पर कोई असर पड़ता नहीं नजर आएगा, लेकिन इस बीच जिस तरीके से भारत को लेकर साजिश बांग्लादेश में रची जा रही है और भारत को लेकर जो बांग्लादेशी आवाम है उनको भड़काया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है भारत के लिए भी। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। वक्त ब्रेक का है, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।